जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोजगार विद एनएस में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पढ़ेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, जिसमें हम पढ़ेंगे अपने भारतीय संविधान का निर्माण। भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो भारत के संविधान के विकास में हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो पहला बांटेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत, और दूसरा है ब्रिटेन की सरकार के अंतर्गत। ब्रिटेन की सरकार के अंतर्गत पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत और दूसरा है ब्रिटेन की सरकार के अंतर्गत। तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण होने से पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की संसद ईस्ट इंडिया कंपनी पर शासन करने के लिए जो नियम कानून बनाए गए थे, उन नियम कानूनों को हम पहले पढ़ लेते हैं। तो हम पहला पढ़ेंगे 1600 ईस्वी का राजलेख। तो 1600 ईस्वी से ही हमारे संविधान का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन 1600 ईस्वी में हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया जो थी वो बहुत मंद थी, बहुत धीमी थी। तो हम पढ़ेंगे 1600 ईस्वी का राजलेख। 1600 ईस्वी के राजलेख में क्या क्या किया गया है? 1600 ईस्वी का राजलेख। 1600 ईस्वी का राजलेख। तो 1600 ईस्वी के राजलेख में क्या क्या किया गया है, ये हम देखेंगे। तो 1600 ईस्वी के राजलेख में क्या क्या किया गया है? तो 1600 ईस्वी के राजलेख में सबसे पहले 31 दिसंबर, कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में क्या किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। किसके माध्यम से की गई थी? तो महारानी, किसके माध्यम से की गई थी? महारानी महारानी एलिजाबेथ के माध्यम से की गई थी। तो 1600 ईस्वी में क्या किया गया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई भारत में। इसके माध्यम से की गई, तो महारानी एलिजाबेथ के माध्यम से की गई थी। अच्छा, जब इस कंपनी की स्थापना हुई थी हमारे भारत में, तो इसकी पूंजी कितनी थी? तो पूंजी कितनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की पूंजी कितनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की पूंजी कितनी थी? कितनी थी? 30,133 पाउंड थी। कितनी थी? 30,133 पाउंड थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, उस समय पूंजी कितनी लगाई गई थी? 30,133 पॉइंट। अच्छा, इनमें भागीदार सदस्य कितने थे? इसमें भागीदार सदस्य कितने थे? भागीदार सदस्य कितने थे ईस्ट इंडिया कंपनी में? भागीदार सदस्य कितने थे? 217 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 217 भागीदार सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 217 भागीदार सदस्य थे। अच्छा, 1600 ईस्वी के राजलेख के माध्यम से और क्या किया गया था? 1600 ईस्वी के राजलेख के माध्यम से पूर्वी देशों में क्या किया गया था? पूर्वी देशों में 15 वर्ष तक व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। क्या किया गया था? पूर्वी देशों में पूर्वी देशों में पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक 15 वर्षों तक व्यापार करने
का अधिकार दिया गया था, व्यापार करने का क्या किया गया था, अधिकार दिया गया था, व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। तो महारानी एलिजाबेथ ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर, अच्छा किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की गई थी, तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था, अध्यक्षता अगर पूछ ले तो हम क्या बताएंगे, किसकी अध्यक्षता में, तो अध्यक्षता में किया गया था ये, पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की गई थी, किसकी अध्यक्षता में, तो लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। क्या लिखेंगे हम, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। अच्छा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो है अपना काम सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ किया था, तो कहाँ से प्रारंभ किया था, सूरत से प्रारंभ किया था, कहाँ से, सूरत से प्रारंभ किया था। तो प्रारंभ कार्य कहाँ से किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया था, सूरत से प्रारंभ किया था, कहाँ से, सूरत से प्रारंभ किया, सूरत से क्या किया, अपना कार्य प्रारंभ किया, सूरत से अपना कार्य प्रारंभ किया। ये कुछ पॉइंट थे जो 1600 ईस्वी के राजलेख के अंतर्गत हमको याद रखना है, 1600 ईस्वी के राजलेख के अंतर्गत याद रखना है। अच्छा जो कंपनी का सारा प्रशासन था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा प्रशासन था, वो कौन देखता था, वो देखते थे गवर्नर और उप गवर्नर। कौन देखते थे, तो ईस्ट इंडिया का सारा प्रशासन देखते थे गवर्नर और उप गवर्नर, उप गवर्नर और कौन था इसमें, और 24 अन्य सदस्य थे, और कौन थे, 24 अन्य सदस्य थे, 24 अन्य सदस्य थे। अच्छा जो ये लोग थे गवर्नर और उप गवर्नर, इनको बाद में क्या किया गया था, इनको बाद में जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, इनको बाद में क्या कर दिया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम दिया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, निदेशक मंडल, इसका मतलब क्या होता है, निदेशक मंडल नाम दिया गया। यही जो है आगे चल के क्या बनी, एक निदेशक मंडल नाम दिया गया। तो 1600 ईस्वी के राजलेख से हमको क्या याद करना है, 1600 ईस्वी के राजलेख से सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। तो 1600 ईस्वी के राजलेख से क्या किया गया, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। किसने किया था, तो याद रखना महारानी एलिजाबेथ ने किया था। अच्छा जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो कितनी पूंजी थी, 30,133 पाउंड पूंजी थी। कितने भागीदार सदस्य थे, तो 217 भागीदार सदस्य थे। पूर्वी देशों में कितने वर्षों के लिए अधिकार प्रदान किया गया था, तो सबसे पहले हम याद रखेंगे 15 वर्षों तक। किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो हम याद रखेंगे लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया था, तो हम याद रखेंगे सूरत से प्रारंभ किया था। इतने सारे पॉइंट हमको 1600 ईस्वी के राजलेख के तहत याद करना है। अच्छा 1600 ईस्वी के राजलेख के तहत एक और चीज याद रखना है कि निदेशक मंडल की स्थापना किस राजलेख के तहत की गई थी, तो 1600 ईस्वी के राजलेख के तहत हमारे निदेशक मंडल की स्थापना की गई थी, जिसे क्या बोलते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी कहा जाता है। अच्छा 1600 ईस्वी के बाद में हमको सीरियल से याद करना है। 1600 ईस्वी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम 1600 ईस्वी के बाद में पढ़ेंगे 1626। 1626 का राजलेख क्या क्या कहता है, इन सारी पॉइंटों को हम बहुत अच्छी से ध्यान रखेंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं 1726 का राजलेख। क्या पढ़ेंगे, 1726 का राजलेख। अब हम पढ़ेंगे 1600 हमारा कंप्लीट हो गया, 1600 ईस्वी का राजलेख। तो 1600 ईस्वी के बाद तुरंत बाद कौन आएगा, अब आएगा 1726 का राजलेख। तो 1600 ईस्वी याद रखना है हमको सीरियल से कि 1600 ईस्वी के बाद कौन आएगा, 1726 आएगा। 1726 के बाद कौन सा राजलेख आएगा, फिर उसके बाद कौन सा राजलेख आएगा,
ऐसे ही हमको सीरियल से अपने राजलेख याद रखने हैं, तब हम भूलेंगे नहीं, अच्छे से पॉइंट भी याद रहेंगे और हम भूलेंगे नहीं। तो 1600 ईस्वी का राजलेख में हम क्या क्या किए थे, तो 1600 ईस्वी के राजलेख में हम क्या किए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में शासन करने का अधिकार दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर क्या किया गया था, कितने पाउंड में हमारी मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो 30,133 पाउंड में। कितने भागीदार थे, 217 भागीदार सदस्य थे। निदेशक मंडल में कौन कौन थे, तो ये भी याद रखना, गवर्नर, उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य। इन्हीं को मिला के क्या किया गया था, निदेशक मंडल कहा गया था। निदेशक मंडल को और हम किस नाम से जानते हैं, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जाना जाता है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये अभी हम देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हमसे ऐसे पूछेगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया, तो क्या हम बताएंगे, 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। अगला क्वेश्चन पूछ लेगा जैसे, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान किया था, तो क्या याद रखेंगे किसकी अध्यक्षता में, तो 1600 ईस्वी के राजलेख में हम पढ़ चुके हैं, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया, तो हम याद रखेंगे सूरत से। कहाँ से प्रारंभ किया, सूरत से प्रारंभ किया। फिर जैसे और पूछ लिया और थोड़ा आगे, तो ये पूछ सकता है कि किसके माध्यम से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, तो हमको याद रखना महारानी एलिजाबेथ के माध्यम से। कब की गई थी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ये सारे पॉइंट हमको याद रखना है 1600 ईस्वी के राजलेख से। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे, 1600 ईस्वी के राजलेख से के बाद कौन सा एक्ट आता है हमारा, 1726 ईस्वी का राजलेख। 1600 ईस्वी के बाद कौन आएगा, 1726 ईस्वी का राजलेख। कौन आएगा, 1726 ईस्वी का राजलेख। इसके माध्यम से क्या क्या कार्य किए गए ये हम देखते हैं। तो 1726 ईस्वी का राजलेख, 1600 के बाद याद रखना 1726 ईस्वी का राजलेख आता। ऐसे ही सीरियल से हमको याद रखना है, ये नहीं कि 1600 ईस्वी का पढ़ लिए फिर हम 1784 में पहुंच गए, नहीं, 1600 ईस्वी के बाद कौन आएगा, 1726 ईस्वी का राजलेख। ऐसे सीरियल से पढ़ते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट हमको याद हो जाएगा। 1600 ईस्वी का राजलेख, तो 1600 ईस्वी के राजलेख में क्या किया गया, 1726 ईस्वी, 1600 ईस्वी का हम पढ़ चुके हैं, आप पढ़ रहे हैं 1726 ईस्वी का राजलेख। तो 1726 ईस्वी के राजलेख में क्या क्या किया गया है ये हम पढ़ लेते हैं। तो 1726 ईस्वी के राजलेख में हमको पहला पॉइंट याद रखना है कि क्या किया गया था। देखो, कोलकाता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंस के राज्यपाल तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो याद रखना है कि कोलकाता जो प्रेसिडेंट से तीन, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये तीन प्रेसिडेंसी थी। इनको जो है विधि बनाने का अधिकार किस राजलेख के तहत दिया गया था, तो याद रखना 1726 का राजलेख। तो क्या किया गया था, कलकत्ता, कोलकाता, मुंबई, कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास, ये तीन हमारी प्रेसिडेंसी थी, कोलकाता, मुंबई और मद्रास। इनको विधि बनाने का अधिकार दिया गया था। क्या दिया गया था, विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। विधि मतलब कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। क्या किया गया था, कानून बनाने की शक्ति दी गई थी। किस राजलेख के तहत, 1726 ईस्वी के राजलेख के तहत। याद रखो, क्या किया गया था, विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। ये शक्ति अगर ये पूछ लें कि इससे पहले किसमें निहित थी, तो हमको याद रखना है इससे पहले निदेशक मंडल में निहित थी। निदेशक मंडल अर्थात गवर्नर, उप गवर्नर और 24 सदस्य, गवर्नर, उप गवर्नर और 24 सदस्य, जो हम 1600 ईस्वी के राजलेख में पढ़ के आए हैं, उनमें पहले ये शक्ति निहित थी। अब 1726 ईस्वी में क्या किया गया, ये शक्ति जो है कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यपालों को दे दिया गया। क्या किया गया,
उनके राज्यपाल तथा उनकी परिषद को क्या किया गया, ये शक्ति प्रदान कर दी गई। क्या, विधि बनाने की शक्ति। तो किस एक्ट के तहत, 1726 ईस्वी के राजलेख के तहत, 1726 ईस्वी के राजलेख के तहत ये शक्ति प्रदान की गई। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। 1726 ईस्वी में हमको एक ही पॉइंट याद रखना है कि विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। पहले किसमें थी, निर्देशक मंडल में थी, बाद में किसमें हो गई, बाद में किसमें हो गई, 1726 ईस्वी के तहत हमारी तीनों प्रेसिडेंसी के राज्यपाल और उनकी परिषद को दे दिया गया था ये विधि बनाने का अधिकार। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, 1726 के बाद 1726 में एक ही पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई और नहीं है। तो कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई, एक ही पॉइंट है। 1600 ईस्वी का पढ़ चुके हैं, 1726 का पढ़ चुके हैं। 1726 के बाद तुरंत बाद 1726 के बाद क्या आता है, 1726 खत्म हो गया, 1726 के बाद आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है 1726 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन आएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन आएगा, 1773 का अधिनियम, कानून, 1773 का अधिनियम हम पढ़ लेते हैं। 1773, 1600 पढ़े, 1600 ईस्वी के बाद कौन आया, 1726, 1726 के बाद कौन आया, 1773। 1600 ईस्वी के तीनों पॉइंट, चार जो 3-4 पॉइंट बन रहे थे वो हम पढ़ लिए। 1726 के एक ही पॉइंट बन रहा था, अब 1773 का पढ़ लेते हैं। 1773 में क्या किया गया था, 1773 में क्या क्या किया गया था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं लॉर्ड नॉर्थ। कौन थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ। अच्छा, जो समिति है, जो एक्ट है, ये किसके तहत बनाया गया था, तो याद रखना ब्रिटिश प्रधानमंत्री किसके अंतर्गत बनाया गया था, 1773 का राजलेख। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ। इनके द्वारा गठित गुप्त समिति, इनके द्वारा कौन सी समिति का गठन किया गया था, गुप्त समिति। कौन सी समिति, गुप्त समिति। कौन सी समिति, गुप्त समिति। इनके द्वारा क्या किया गया, गुप्त समिति की गुप्त, इनके द्वारा गठित गुप्त समिति, इसकी सिफारिश पर क्या किया गया था, इसकी सिफारिश पर, किसकी, गुप्त समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था, गुप्त समिति की सिफारिश पर ही, जो है सिफारिश पर ही। एक आध अगर लिखने में कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ करना दोस्त। सिफारिश पर क्या किया गया था, सिफारिश पर क्या किया गया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का गठन किया गया था। 1773 का जो था ये रेगुलेटिंग एक्ट का क्या किया गया, गठन किया गया। क्या किया गया, गठन किया गया। तो एक पॉइंट यह याद रखना है कि 1773 का गठन किसके द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री। अगर समिति पूछे तो हम क्या बताएंगे, गुप्त समिति। अगर प्रधानमंत्री पूछ रहे तो क्या बताएंगे, लॉर्ड नॉर्थ बता देंगे। अच्छा, और क्या था, इस कंपनी का उद्देश्य क्या था, इस कंपनी का उद्देश्य था कि भारत और ब्रिटेन दोनों स्थानों पर अपने कार्य का नियंत्रण स्थापित करना और उनके दोस्तों को दूर करना। क्या था, इस 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य कार्य क्या था, याद रखना, भारत तथा क्या, भारत तथा ब्रिटेन, भारत तथा ब्रिटेन में क्या करना था, अपने कार्यों को स्थापित करना था। दोनों स्थानों पर क्या करना था, अपने कार्य को स्थापित करना था और दोषों को समाप्त करना था। क्या करना था, कार्य स्थापित करना और दोषों को समाप्त करना, कार्य स्थापित करना और दोषों को समाप्त करना, दोषों को समाप्त करना। क्या कार्य था, दोषों को समाप्त करना, दोषों को समाप्त करना था। अच्छा, और क्या कार्य था, देखो, जो कंपनी के मुख्य केंद्र कौन थे, जैसे पूछ लिया जाए जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में था उनमें पूछ ले जो कंपनी थी हमारी उसके मुख्य केंद्र कौन थे। अगर क्वेश्चन जैसे थोड़ा और हाई लेवल बनाएगा, कठिन बनाएगा, तब बनाएगा तो क्या पूछेगा,
कि कौन कौन मुख्य केंद्र थे। तो हमारी जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके दो ही मुख्य केंद्र थे। कौन मुख्य केंद्र था? एक इंग्लैंड था और दूसरा भारत था। कौन मुख्य केंद्र थे? मुख्य केंद्र याद रखना, कंपनी के मुख्य केंद्र कौन कौन थे? पहला इंग्लैंड था। दूसरा कौन था? भारत था। दूसरा कौन था? भारत था। दूसरा कौन था? भारत था। अच्छा, इंग्लैंड में दो संस्था थी। इंग्लैंड में भी दो संस्था थी। कौन कौन संस्था थी? इंग्लैंड में भी दो संस्था थी। इंग्लैंड में क्या थी? दो संस्था थी। पहली कौन संस्था थी? एक निदेशक मंडल था, वो तो पढ़ चुके हैं 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी के राजलेख में एक निदेशक मंडल था। और दूसरा क्या था? दूसरा था स्वत्वधारी मंडल। स्वत्वधारी मंडल ये कहाँ थी? ये दोनों संस्थाएं कहाँ थी? ये दोनों संस्थाएं थी इंग्लैंड में। तो हमको याद रखना 1773 ईस्वी का जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ये कैसे बना, किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया था? तो लॉर्ड नॉर्थ की गुप्त समिति 1773, गुप्त समिति की सिफारिश पर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का गठन किया गया था। अब हम इनमें कार्य पढ़ते हैं कि इसके तहत क्या किया गया था। इसके तहत क्या किया था, जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया, निदेशक मंडल की कार्य एक वर्ष से क्या किया था। जो हमारा निदेशक मंडल था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा निदेशक मंडल के कार्य को जो है एक वर्ष से कितना कर दिया गया? 4 वर्ष कर दिया गया। तो पहले ये याद रखना है कि निदेशक मंडल का कितने वर्ष का कार्यकाल था? 1 वर्ष का था। इसके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया गया? 4 वर्ष कर दिया गया। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, निदेशक मंडल का कार्य जो है बढ़ा दिया गया। निदेशक मंडल का कार्य क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। निदेशक मंडल का क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। निदेशक मंडल क्या पता? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या किया गया था? इनकी जो कार्य अवधि थी, क्या किया गया था? कार्य अवधि क्या किया गया था? कार्य अवधि जो थी वो क्या किया गया था? 1 वर्ष थी। पहले 1 वर्ष से क्या किया गया? 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया। 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया। तो याद रखना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही 1 वर्ष से क्या किया गया? 4 वर्ष कर दिया गया। अच्छा, अब क्या याद रखना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया था? जो निदेशक मंडल थे, इनमें जो कुल सदस्य जो थे 24 थे। कुल सदस्य जो 24 के क्या किया गया? 1/4 प्रतिवर्ष अवकाश प्रदान ग्रहण करेंगे। इसमें क्या किया गया? जो इसमें सदस्य थे ना निदेशक मंडल में, निदेशक मंडल में जो सदस्य थे, निदेशक मंडल के जो सदस्य थे उनको क्या कर दिया गया? निदेशक मंडल के सदस्य के 1/4 क्या किया गया? 1/4 जो है प्रतिवर्ष, 1/4 क्या करेंगे? प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। छुट्टी पर रहेंगे, क्या करेंगे? अवकाश ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे? ये किया गया इसके तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अवकाश ग्रहण करेंगे। फिर और कौन से कार्य किए गए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में? अच्छा, जो ये कहा गया कि जो कंपनी जैसे ये अवकाश ग्रहण करें और पुनः जैसे इनके सदस्यों को चुनना हो तो कितनी राशि की जरूरत थी? कम से कम 1000 पाउंड तक कंपनी में शेयर धारक हो। 1000 पाउंड जो है कंपनी में वो साझेदार हो। कितना हो? 1000 पाउंड। पहले कितना था? 500 पाउंड था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन याद रखना तो भागीदार के लिए कितनी पूंजी जरूरी थी? 1000 पाउंड के लिए के साथ भागीदार हो, तब जो ये अवकाश ग्रहण किए इनमें से वो एक किसी सदस्य को चुन सकता था। पहले कितनी थी? 500 पाउंड थी। तो पहले की याद रखना, पहले कितनी थी? 500। बाद में कितनी हो गई? 1000 पाउंड। इसी अधिनियम के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया गया? गवर्नर को जो है तीनों प्रेसिडेंट का गवर्नर जनरल बना दिया गया। याद रखना इन तीनों को क्या किया गया था? देखो, इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो पहले तीनों कलकत्ता, मद्रास और मुंबई ये तीनों प्रेसिडेंसियां स्वतंत्र थी, अपना कानून बनाने के लिए स्वतंत्र थी। लेकिन बाद में क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया? बंगाल के
गवर्नर को क्या किया गया, तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल के गवर्नर थे उनको क्या किया गया, तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल याद है कौन है, वारेन हेस्टिंग। कौन थे, वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, आगे पढ़ेंगे हम, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। तो याद रखना क्या किया गया था, इसी एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर को पूरी तीनों प्रेसिडेंसियों का क्या किया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। तीनों प्रेसिडेंसियों पर अब एक ही कानून बनाएगा, कौन, गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन बना दिया गया, गवर्नर जनरल। पहले क्या थे, ये गवर्नर थे, बाद में क्या किया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये भी पूछ सकता है कि किस एक्ट के तहत गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को ही गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या शब्द जोड़ा उसके पीछे, जनरल। क्या शब्द जोड़ा, जनरल। इसी एक्ट के द्वारा ही गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये पॉइंट अब लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखना आप लोग। गवर्नर को क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो प्रथम बंगाल, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछे क्या बताएंगे हम, गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, याद रखना, वारेन हेस्टिंग। कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। इनकी सहायता के लिए क्या किया गया था, वारेन हेस्टिंग्स की सहायता के लिए ही चार सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। क्या किया गया था, 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। किसकी सहायता के लिए, वारेन हेस्टिंग्स की सहायता के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए क्या किया गया, 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्यीय परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया। परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्यीय परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया। बहुत सारे पॉइंट। अच्छा, 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, कौन कौन थे 4 सदस्य उसमें, तो हम याद रखेंगे। पहले सदस्य का नाम क्या था, उनके सदस्यों का नाम याद रख लेंगे। तो पहले सदस्य का नाम था फिलिप फ्रांसिस। क्या नाम था, फिलिप फ्रांसिस। क्या नाम था, फिलिप फ्रांसिस। दूसरे का नाम, दूसरे सदस्य कौन थे, क्लेओ रिंग। तीसरे सदस्य का नाम क्या था, मान सन। तीसरे सदस्य का नाम मान सन। चौथे सदस्य का नाम क्या था, वार। तो चौथे सदस्य का बरवैल। तो पहले सदस्य फिलिप फ्रांसिस, दूसरे सदस्य क्लेवरिंग, तीसरे सदस्य मानसन, चौथे सदस्य बरवैल। 4 सदस्यीय परिषद में कौन कौन सदस्य थे, याद रखना, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन, बरवैल। ये 4 सदस्य थे जो सदस्यीय परिषद के सदस्य थे 4। इनका नाम याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। इन चारों का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि कौन नहीं थे, वो टिक करना है हमको। तो इन चारों का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, तो याद रखना। फिर इसी अधिनियम के तहत क्या किया गया, 1774 में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1774 में इसी अधिनियम के द्वारा ही 1774 में क्या किया गया था, 1774 में क्या किया गया था, इसी अधिनियम में 1774 में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। तो मेन पॉइंट याद रखना, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। पहला पॉइंट ये क्वेश्चन जैसे छोटे छोटे एग्जाम जैसे कांस्टेबल में तो क्या पूछ लेगा कि 1773 के तहत कब जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, तो 1774 में। कब की गई थी, 1774 में। तो याद रखना 1774 में क्या किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में क्या किया गया, कलकत्ता में
कलकत्ता में क्या किया गया? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 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 और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अच्छा, जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो उसमें मुख्य न्यायाधीश भी होंगे, तो बताइए सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम था? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजाह इम्पे। क्या नाम था? मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश याद रखना है, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? सर एलिजाह इम्पे। क्या नाम था? सर एलिजाह इम्पे। सर एलिजाह इम्पे। सर सर एलिजाह इम्पे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजाह इम्पे। और 3 भी अन्य सदस्य थे। जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी उनमें मुख्य न्यायाधीश तो हम याद कर लिए, सर एलिजाह इम्पे। खैर अब ये तो सबको रट गया कि सर एलिजाह इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय की। सर एलिजाह इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय की। लेकिन अब इनमें से क्वेश्चन बहुत कम पूछता है कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे। अब क्वेश्चन पूछेगा कि उनमें जो अन्य न्यायाधीश थे, अन्य न्यायाधीशों का नाम दे देगा और पूछ लेगा कौन नहीं थे, ये पूछ लेगा। तो उनमें 3 जो थे अन्य न्यायाधीश थे। 3 कौन थे? अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? ये तो मुख्य हो गए। तो 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे? 3 अन्य न्यायाधीश, पहले का नाम क्या था? चैम्बर्स। क्या नाम था? चेम्बर्ज। चेम्बर्ज। दूसरे का क्या नाम था? दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सॉरी, अन्य न्यायाधीश कौन थे? लिमास्टर। लिमास्टर। तीसरे कौन थे? तीसरे का नाम था हाइड। क्या नाम था? हाइड। तो पहले का नाम क्या था? चेम्बर्ज। दूसरे का नाम था लिमास्टर। तीसरे का नाम था हाइड। तो पहले थे चेम्बर्ज, दूसरे लिमास्टर, तीसरे हाइड। इन तीनों लोगों का नाम रख देगा और पूछ लेगा कौन नहीं थे। तो चौथा ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। याद रखना इन सब चीज़ों को। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1773 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा? जैसे पूछ लेगा किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो किस अधिनियम के द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? किस अधिनियम के द्वारा? तो याद रखना किस अधिनियम के द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद, अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं फिर भी लिख ले रहे हैं, गवर्नर जनरल का पद सृजित किया किस अधिनियम के द्वारा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1773 के अधिनियम द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। याद रखना क्वेश्चन कैसे पूछेगा? किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है पद सृजित किया गया था। और जैसे क्वेश्चन पूछ ले, गवर्नर जनरल, मुख्य गवर्नर जनरल जो सॉरी गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन से थे? पहला पॉइंट याद रखना, पहले मतलब उनके नाम पूछ रहा है। जो 4 सदस्यीय थे उनमें 4 सदस्यों का नाम कौन कौन थे? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। अगला पूछ सकता है कि गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? तो इंग्लैंड में स्थित थी निदेशक बोर्ड, जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसे हम निदेशक मंडल कहते हैं, उसके तहत। और जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें नहीं थी? किसमें नहीं थी? गवर्नर जनरल और उनकी परिषद में। गवर्नर जनरल और उनकी परिषद में। जैसे पूछ ले कोलकाता उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश अन्य सदस्य के मुख्य रूप थे? तो कितने न्यायाधीश थे? हम पढ़ के आए हैं।
ये पूछ लेगा कि मुख्य न्यायाधीश कौन था, हम बता के आए भी। उन तीनों न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश का नाम याद होना बहुत जरूरी है। जैसे पूछ ले किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, तो याद रखना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा क्या किया गया था, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल शक्ति, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल शक्ति को क्या किया गया था, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो किस एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। और एक पॉइंट याद रखना है, जैसे किस अधिनियम द्वारा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया, तो याद रखना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा क्या किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। और जैसे पूछ ले बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, 1774 में की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया। इन्हीं सब पॉइंटों को याद रखना। आज हमने पढ़ा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कब तक पढ़ा, 1600 से शुरू किया गया था, 1726, 1773, इन तीन चीजों को पढ़ा। 1600 ईस्वी का राजलेख, 1726 ईस्वी का राजलेख, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इन तीनों चीजों को हम बहुत अच्छे से पढ़े हैं। अब कल हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर आगे 1784 से पहले कौन सा एक्ट था वो पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं दंडाज अधिनियम। क्या बोलते हैं, दंडाज अधिनियम, लेकिन ये पारित नहीं किया गया था, इसके बारे में कल हम पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम तक। कल पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, फिर धीरे धीरे हम 1947 तक पढ़ेंगे। अपने संविधान का निर्माण होगा, कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी, ये कितने भाग थे, ये सभी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हमने यहीं तक पढ़ा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक। कल पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 से पहले भी हमारा एक्ट था दंडाज अधिनियम, ये कब बना था, ये सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।